So in this class we are starting reproductive health chapter. So what is reproductive health? Reproductive health. So according to WHO, World Health Organization, according to WHO, World Health Organization, reproductive health is defined as total well-being. Total well-being in physical, social, emotional, and behavioral aspects of reproduction. So what is reproductive health? According to WHO, total well-being in physical, social, emotional and behavioral aspects of reproduction. अगर हम हेल्थ का डेफिनेशन पढ़ते हैं, व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ मींस टोटल वेलबींग इन फिजिकल, सोशल, मेंटल इश्यूज. लेकिन यहां पर क्या है? फिजिकल, emotional, behavioral, social aspects of reproduction. ठीक है, all the aspects of reproduction should be healthy for a person, then only the person is called reproductively healthy. Reproductively healthy person, they have normal functional reproductive organs. Normal functional reproductive organs are present in reproductively healthy people. So WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा. हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज इन जिनेवा. ये भी याद रखना है. हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज इन जिनेवा. ओके. So what is reproductive health is clear. So a person who is having reproductively healthy reproductive organ, testes, ovaries should be normal and physically, socially, emotionally वो सब ठीक ठाक रहना चाहिए पर्सन, तभी उसको हम reproductively healthy बोलेंगे. Next, India was the first country in the world which started adopting family planning. Family planning program first adopted by India. Family planning program. फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम फर्स्ट कौन अडॉप्ट किए? कौन सी कंट्री अडॉप्ट की? फर्स्ट अडॉप्टेड बाय इंडिया.
इंडिया ने अडॉप्ट किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम फर्स्ट टाइम? फर्स्ट अडॉप्टेड बाय इंडिया। और ये प्रोग्राम इनिशिएट कब हुआ था? इनिशिएटेड कब हुआ था ये प्रोग्राम? इनिशिएटेड इन द ईयर 1951 में। 1951 में जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, और इंडिया फर्स्ट कंट्री थी which started adopting this family planning program. Okay, time to time this program has improved. Time to time, changes made in program. Changes made in program. बदलते गए, पॉलिसीज बदलते गए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के टाइम टू टाइम, और इसका जो इम्प्रूव्ड वर्जन है प्रोग्राम का, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम का जो न्यू नेम है, ओके, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम तो ओल्ड नेम है इसका, इसका जो इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड आरसीएच बोलते हैं। आरसीएच, व्हाट इज आरसीएच? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। याद रखेंगे, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का ही जो इंप्रूव्ड वर्जन है उसी को हम जो है आरसीएच बोल रहे हैं। आरसीएच अलग, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अलग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम ओल्ड नेम था 1951 में, उसको जो है न्यू नेम दिया गया है, पॉपुलर जो हुआ है बाय द नेम ऑफ आरसीएच, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। नाउ लेट्स मेक द लिस्ट ऑफ all the objectives, aims and objectives of family planning program और आरसीएच। इनके क्या क्या एम्स थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इनके पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। चलिए, ये तो हो गया। क्वेश्चन बन सकता है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब इनिशिएट हुआ था इंडिया में? 1951 में। तो चलिए, इनके ऑब्जेक्टिव्स हम लिखते चले जाएंगे। नंबर 1 पॉइंट है इनका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का, क्रिएटिंग अवेयरनेस। क्रिएटिंग अवेयरनेस about reproduction, about reproduction related problems, reproduction related problems। अब अवेयरनेस क्रिएट करना है तो आप क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस कैसा क्रिएट करेंगे? स्पीच करेंगे क्या, न्यूज़पेपर यूज करेंगे क्या, एडवर्टाइजमेंट यूज करेंगे, है ना? डिफरेंट वे से हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थ्रू ऑडियो, विजुअल्स एंड प्रिंट मीडिया। हो सकता है हम ऑडियो, रेडियो पे हम कुछ बता सकते हैं लोगों को, या विजुअल्स एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, या प्रिंट मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर हो। दिस इज वन ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, प्रीनैटल केयर। Care taken to the pregnant mother or pregnant woman before birth, and the care is taken for mother as well as fetus। ये केयर को हम क्या बोलते हैं? प्री नैटल केयर, केयर टेकन बिफोर बर्थ। अब ये केयर करने के लिए जो है प्रॉपर डाइट चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, गाइडेंस के लिए डॉक्टर्स चाहिए, राइट? तो ये सारे जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के एम्स हैं। थर्ड पॉइंट, पोस्ट नैटल केयर। पोस्ट नैटल केयर क्या होता है? केयर टेकन आफ्टर बर्थ।
बर्थ के बाद भी केयर लेना है, बिफोर बर्थ भी केयर करना है, आफ्टर बर्थ के बाद भी जो है प्रॉपर डाइट, सारे मिनरल्स मिलना चाहिए न्यूबॉर्न बेबी को, सो दैट द बेबी विल ग्रो एज ए हेल्दी चाइल्ड। सो तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और क्या है यहां पर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव और एम ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं पढ़ना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट, statutory ban, statutory ban on amniocentesis, amniocentesis, amniocentesis टेक्निक को बैन कर दिया गया। ये भी जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का ही हिस्सा है। अब क्यों बैन कर दिया गया, सबसे पहले तो माइंड में ये आना चाहिए, व्हाट इज amniocentesis, व्हाट इज मीन बाय amniocentesis, फिर इसको बैन क्यों किया गया। तो amniocentesis is prenatal diagnosis, amniocentesis is prenatal, prenatal मतलब बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ, बिफोर बर्थ। amniocentesis is prenatal care और prenatal diagnosis है ये, diagnosis of genetic disorders, genetic disorders in fetus। अगर जो बेबी डेवलप हो रहा है इनसाइड द वुमन, वो बेबी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है क्या, बिफोर बर्थ ही मालूम करना। जेनेटिक डिसऑर्डर्स मालूम कर सकते हैं हम। अब जेनेटिक डिसऑर्डर क्या बोलेंगे, व्हाट इज मीन बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, द डिसऑर्डर्स कॉज आइदर ड्यू टू क्रोमोसोमल प्रॉब्लम और ड्यू टू जीन प्रॉब्लम। हो सकता है क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा बेबी में, हो सकता है एक क्रोमोसोम कम हो, या हो सकता है बेबी में, डेवलपिंग बेबी में कोई जीन अबनॉर्मेलिटी हो, डिफेक्टिव जीन हो। दैट इज ऑल ट्रीटेड बाय मींस ऑफ विच टेक्निक, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हम इसमें, क्या कर सकते हैं, सिर्फ डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब डायग्नोसिस करने के बाद डॉक्टर जो है कपल को बुलाएगा, बोलेगा कि द बेबी इज हैविंग दिस काइंड ऑफ जेनेटिक एलिमेंट, डू यू वांट टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी, द बेबी इज हैविंग डाउन सिंड्रोम, there is no treatment for this disorder, if the mother want to continue the pregnancy she can, or doctor will advise for abortion। तो ये amniocentesis है, प्रीनैटल डायग्नोसिस है, जेनेटिक डिसऑर्डर का पता करते हैं। क्या होता है amniocentesis में, amniotic fluid present around the developing fetus, present around the developing fetus contains fetal cells, contain fetal cells, and it is used for, and it is used for karyotyping, and it is used for karyotyping, karyotyping मतलब क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर डिटेक्शन, क्या सारे क्रोमोसोम बराबर हैं या कुछ गड़बड़ है, ये फाइंड आउट करने की टेक्निक को हम बोलते हैं amniocentesis बोलते हैं। और ये क्रोमोसोम नंबर फाइंड आउट करने के प्रोसेस को हम बोलेंगे कैरियोटाइपिंग, और टेक्निक का नाम क्या है, amniocentesis। तो amniocentesis में क्या है, एक फ्लूइड होता है डेवलपिंग फीटस के तरफ, ऑलरेडी हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़े हैं। अराउंड द डेवलपिंग फीटस विच फ्लूइड इज प्रेजेंट, amniotic fluid is present।
दैट amniotic fluid is taken out by using a syringe. इंजेक्शन यूज करके वो फ्लूइड बाहर निकाला जाता है। वो amniotic fluid में फीटस के कुछ सेल्स होते हैं, स्किन सेल्स वगैरह, वो सेल है ना क्रोमोसोम नंबर फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। इफ ऑल द 46 क्रोमोसोम्स आर नॉर्मल, दैट मींस बेबी इज नॉर्मल, राइट। तो ये होती है amniocentesis। तो amniocentesis कौन से वीक में कर सकते हैं हम इजीली? amniocentesis करने के लिए 14 तो 15 वीक का वेट करना पड़ता है। 14 से 15 वीक्स का वेट करना पड़ता है, समझे? amniocentesis can be done in 14 to 15th week of pregnancy। 14 से 15 वीक, 14 से 15 वीक में किया जा सकता है amniocentesis। और amniocentesis से हम किसका पता लगा सकते हैं? amniocentesis से हम जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं। व्हाट आर द जेनेटिक डिसऑर्डर? जेनेटिक डिसऑर्डर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और एक होता है जीन डिसऑर्डर। जो जेनेटिक डिसऑर्डर मैं लिखा हूं ना यहां पर, जेनेटिक डिसऑर्डर कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जीन डिसऑर्डर्स। लेट्स राइट दैट आल्सो। जेनेटिक डिसऑर्डर्स कितने टाइप की है? जेनेटिक डिसऑर्डर कितने टाइप की है? तो स्ट्रक हुआ था, देखिए जीन जेनेटिक डिसऑर्डर 2 टाइप के हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जीन डिसऑर्डर। लेट्स राइट सम एग्जांपल। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के कुछ एग्जांपल बताइए। डाउन सिंड्रोम। डाउन्स, डाउन्स में क्या होता है ना, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, 21st क्रोमोसोम का एक एक्स्ट्रा हो। ओके, डाउन सिंड्रोम के बारे में डिटेल अलग से पढ़ेंगे हम। जस्ट यू रिमेंबर हियर इट इज ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, तो ये थे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और अगर मैं जीन डिसऑर्डर की बात करूं तो उसमें आता है, देखिए, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। याद रखें, जेनेटिक डिसऑर्डर 2 टाइप, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर and gene disorder. Both can be detected by using amniocentesis. याद रखें, by using amniocentesis it is not possible to detect any other non-genetic problem. जैसे बेबी में मलेरिया है क्या नहीं, टाइफॉइड है क्या नहीं, ऐसे चीजें नहीं मालूम कर सकते हैं। से amniocentesis से सिर्फ हम जेनेटिक प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं, ठीक है? amniocentesis not used. Amniocentesis cannot be used for detecting jaundice या नहीं तो क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट, ये डिसीजेस के बारे में हम पता नहीं लगा सकते। जॉन्डिस तो ठीक है, फिर भी आप समझते होंगे, जॉन्डिस मतलब स्किन येलो कलर हो जाती है, इट इज ड्यू टू एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ बाइलिरुबिन। ओके, जॉन्डिस हम अभी हम नहीं पढ़ेंगे, आगे जा के पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक्स में। क्लेफ्ट पैलेट क्या है? ये पैलेट मतलब क्या होता है? रूफ ऑफ द माउथ। रूफ ऑफ द माउथ को है ना पैलेट बोलते हैं। इफ यू टच द टंग टू द रूफ ऑफ द माउथ, तो कुछ बच्चों में है ना वो पैलेट है ना नहीं बनता, ओपन रहता वो एरिया, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली एंड दे यूजुअली हैव स्प्लिटेड लिप्स आल्सो। यहाँ लिप्स में जो है यहाँ पे एक स्प्लिट भी आ जाता है, यहाँ पर एक स्प्लिट आ जाता है, और अंदर जो पैलेट है वो भी स्प्लिटेड रहता है, बीच में एक स्प्लिट होती है। बिकॉज ऑफ दैट दे कैन नॉट प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर सकते, वो क्लेफ्ट पैलेट डिजीज। क्या उसका हम पता लगा सकते हैं?
नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज दीज आर नॉट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उनका पता लगा सकते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है उनका पता लगा नहीं सकते हम amniocentesis से। ओके, आफ्टर दिस amniocentesis also used for fetal sex determination। amniocentesis का यूज और एक जगह किया गया। amniocentesis also used for fetal sex determination, followed by female feticide। female feticide, hence this technique banned। इसलिए यह टेक्निक बैन हो चुकी है। अम्नियोसेंटेसिस को क्यों बैन किया गया? व्हाट वाज द रीजन? इंडिया में बैन कर दिया गया टेक्निक, बैंड इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि ज्यादा इसको मिसयूज किया गया, अम्नियोसेंटेसिस को मिसयूज किया गया। बहुत सारे कपल्स क्या करते थे, पहले सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते थे वेदर द डेवलपिंग बेबीज मेल और फीमेल, और जैसे ही फीमेल हो बल्कि मालूम है तो अबॉर्शन के लिए जाते थे। सो एक इलीगल क्राइम हो गया ये, इसलिए इसको बैन कर दिया गया टेक्निक। ऑफ कोर्स अम्नियोसेंटेसिस के कुछ पॉजिटिव एप्लीकेशंस भी थे, लेकिन इसको ज्यादा कहां यूज किया गया? नेगेटिव एप्लीकेशंस में यूज किया गया। सो दैट्स व्हाई द टेक्निक इज कंप्लीटली बैंड इन इंडिया। ओके, तो ये था नंबर 5, करेक्ट? ऑब्जेक्टिव्स नंबर 5 थे। आप 6th पॉइंट सुनिए, एक्सप्लेनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ breastfeeding to the newborn। एक्सप्लेनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ breastfeeding ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज the newborn baby needs colostrum or needs IgA antibodies that is supplied through the mother milk, so it is also a very important application। So the peoples are addressed, awareness create किया जा रहा है फैमिली प्लानिंग के थ्रू। ठीक है, सो मेन स्लोगन क्या था इनका? मेन स्लोगन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का जो स्लोगन था, वो स्लोगन क्या था बताइए? हम दो हमारे दो। So that means family planning program was started with an aim of having a small family। small family इनका मेन टारगेट है। पॉइंट नंबर 8, many couples in urban areas already adopted one child norm। ये हम दो हमारे दो, ये जो स्लोगन है ये बहुत पुराना हो गया है, अभी नया है, वन चाइल्ड नॉर्म। और ये रूल जो है बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया गया है बिग सिटीज में, अर्बन एरियाज में। वन चाइल्ड नॉर्म बोल रहे हैं इसको। एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आल्सो एम्स फॉर, पॉइंट नंबर 9, गिविंग इंसेंटिव्स मतलब प्राइजेस समझ लो, प्राइज मनी कुछ भी। गिविंग इंसेंटिव्स the couples to the couples having small family, जिनकी फैमिली छोटी है उनके लिए कुछ प्राइजेस वगैरह गवर्नमेंट के थ्रू।
Point number 9. Massive immunization of children. Massive immunization. Massive immunization of children. इंडिया में जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी न्यूबॉर्न्स होंगे, उन सब के लिए सारे के सारे वैक्सीन अवेलेबल होना चाहिए हर गांव में। बीसीजी से लेके डीपीटी से लेके हर टाइप का वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन है, हर टाइप के वैक्सीन जो है अवेलेबल होना चाहिए। कंप्लीट इम्यूनाइजेशन ऑफ न्यूबॉर्न चिल्ड्रन, और सारे के सारे वैक्सीन अवेलेबल होना चाहिए। ये भी इनका एक टारगेट है फैमिली प्लानिंग, एंड दे आर डूइंग दिस। एंड देन पॉइंट नंबर 11, इंप्रूविंग infrastructure. Improving infrastructure, medical facilities for taking care in pregnancy, parturition, right? Contraception मतलब बर्थ कंट्रोल एटसेट्रा। मतलब मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाना है। हर गांव में डॉक्टर्स चाहिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और एक फिक्स मैरिजेबल एज होना चाहिए। फिक्स मैरिजेबल एज फॉर फीमेल्स 18 years, मेल्स 21 years। जितने यंग एज में मैरिज होगी उतने ज्यादा चिल्ड्रन होने के ज्यादा चांसेस हैं। सो दैट्स वाई एक गवर्नमेंट के तरफ से जो है फिक्स मैरिज एज, फीमेल के लिए 18, मेल्स के लिए 21। जो भी ये रूल ब्रेक करेगा वो क्राइम होगा। पॉइंट नंबर 13, सेक्स एजुकेशन to the school children. They should know about male reproductive system and female reproductive system. ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक है डिस्करेजिंग इन मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन। डिस्करेजिंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन, जो गलत फहमी होती है लोगों में, अनट्रू स्टोरीज होते हैं, वो मिथ्स को जो है एड्रेस करना, समझाना। डॉक्टर समझाएंगे सब लोगों को। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का और एक एम भी है डेवलपिंग बेटर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। डेवलपिंग बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लाइक सहेली। देखिए, ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के इतने सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। डेवलपिंग बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लाइक सहेली, वंस ए वीक पिल, मतलब वीक में एक ही पिल खाना है, सहेली। आगे चैप्टर में आएगा ये। डेवलप्ड बाई, कौन डेवलप किए ये पिल को? डेवलप बाई CDRI लखनऊ। डेवलप बाई CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। They have developed this Saheli drug,
And what is Saheli? Saheli is a non-steroidal contraceptive pill. It is not having any progesterone or estrogen. It is not having any side effects. Saheli के ज्यादा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है कंपेयर टू ऑल अदर पिल्स. पिल्स के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन सहेली के कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोल सकते हैं हम नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट्स बोल सकते हैं, बट हैविंग हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू. कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या है? बर्थ कंट्रोल. कॉन्ट्रासेप्शन मींस बर्थ कंट्रोल. यहां पर दो वर्ड बहुत कंफ्यूज करते हैं ये चैप्टर में, और फास्ट पढ़ने में भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं. क्वेश्चन पेपर में कंफ्यूजिंग वर्ड में दे रहा हूं, देखिए. कॉन्ट्रासेप्शन एक वर्ड है, कंसेप्शन एक वर्ड है. व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन? ये जो वर्ड यूज हो रहा है ये बर्थ कंट्रोल के लिए यूज हो रहा है. कॉन्ट्रासेप्शन जो वर्ड है वो बर्थ कंट्रोल के लिए यूज हो रहा है. कंसेप्शन जो वर्ड हो रहा है यूज, दैट इज फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट. बिल्कुल अपोजिट है ना वर्ड, गेटिंग प्रेग्नेंट. सो जो इनफर्टाइल कपल हैं, जिनको चिल्ड्रन हो रहे ही नहीं, दे आर नॉट हैविंग इवन सिंगल चाइल्ड, so doctor should help them. They should develop some techniques, some methods, so that infertile couples can have children. And doctors should develop some methods to control birth in those couples who are having more than 5, 6, 7 children. ठीक है, दोनों भी चाहिए. यहाँ पे कहीं पे फर्टिलिटी को कंट्रोल करना है, कहीं पे इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करना है. बोथ द रूल्स are applicable here in family planning program. Family planning program मतलब just family को कम करना नहीं है. Family planning program is also important and is also focusing on those problems for infertile couples. ठीक है, तो ये वर्ड याद रखेंगे. चलिए, अब यहां पर ये बेसिक इतना सो पढ़ने के बाद जो है हम आ सकते हैं अब यहां पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टॉपिक पे. ये चैप्टर यहां से आप स्टार्ट हो रहा है, समझ सकते हैं हम. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन साइज. रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन साइज is called population explosion. अब एट प्रेजेंट जो है दो टाइप के कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में. कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया है कि कंट्रोल करना मैं पड़ रहा हूं वहां पर, और कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेस कम है, इसलिए दूसरे कंट्रीज के लोगों को बुलाकर जॉब देते हैं. ऐसे भी कंट्रीज हैं. और हमारे पास हमारे कंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे इंडियंस को खुद जॉब्स नहीं है, तो दूसरे कंट्री के लोगों को कहां से जॉब देंगे हम. लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो दूसरे कंट्री के लोगों को बुला के जॉब देते हैं. ठीक है, ये पॉपुलेशन मैटर करता है. रिसोर्सेस, अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये सारे किस पे डिपेंड है? पॉपुलेशन पे डिपेंड. अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ते रहेगा ना, आगे प्रॉब्लम होने वाला है. Malthus has given, Malthus name of the scientist, Malthus has given essay on population. He has written essay on population. Malthus name of the scientist, he has given essay on population. According to him, human population is growing in geometrical ratios. According to him, human population is growing. How it is growing? Growing in geometrical ratios. Human population is growing in geometrical ratios, according to him. माल्थस के हिसाब से पॉपुलेशन कैसे ग्रो हो रहा है? ज्योमेट्रिकल रेशियो में ग्रो हो रहा है. 2, 4, 8, 16
डबल होते जा रहा है पॉपुलेशन, सीधे सीधे डबल। हर 33 इयर्स में पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है इंडिया में। अगर 1 बिलियन पॉपुलेशन है, 33 इयर्स के बाद अगर कैलकुलेट करें हम कितना ग्रोथ हो रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है, तो कितना हो जा रहा है ये? डबल हो जा रहा है हर 33 ईयर, एक एस्टिमेट के हिसाब से। सो व्हाई पॉपुलेशन इज ग्रोइंग सो फास्ट? व्हाट इज द कॉजेस? कॉजेस अगर हम ढूंढेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, डिक्लाइन इन डेथ रेट। आज की डेट में डेथ रेट कम हो गया है। क्यों? क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गए, है ना। पहले अगर हम 60-70 इयर्स बैक की पहले की बात करेंगे तो लोग जो है फीवर आता था, टाइफाइड आता था, मलेरिया आ जाता, मर जाते थे। लेकिन हमारे पास आज बहुत सारे डिजीजेस के ट्रीटमेंट हैं। टाइफाइड का ट्रीटमेंट है, मलेरिया का ट्रीटमेंट है, तो पॉपुलेशन बच जा रहा। डिक्लाइन इन डेथ रेट, डेथ रेट कम हो रही है। अब डेथ रेट क्यों कम हो रही है? मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ रही हैं। और क्या है? डिक्लाइन इन एमएमआर, आईएमआर। Decline in MMR and IMR. What is MMR? Maternal mortality rate. Maternal mortality rate. Mortality मतलब डेथ रेट, IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर हम कुछ 50-60 इयर्स पहले और आज का प्रेजेंट डाटा अगर कंपेयर करेंगे, तो पहले पॉपुलेशन कंट्रोल में रहता था बिकॉज ऑफ मोर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। Many women died during pregnancy just 60-70 years back because of no medical care, lack of nutrition, बहुत सारे reasons की वजह से बहुत सारे वुमेन्स की प्रेगनेंसी में डेथ हो जाती थी और समटाइम दे डाइड इन पार्चुरेशन। और उस टाइम में जो है इन्फेंट मॉर्टेलिटी 50-60 ईयर पहले इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा थी। मतलब न्यू बर्थ तो हो जाती थी लेकिन उनके बहुत कम चांसेस रहते थे वो बड़े होने के, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन कम रहने की वजह से, राइट। सो व्हाट इज द थर्ड रीजन? थर्ड रीजन क्या है फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? increase in population of reproducible age। आज अगर हम देखेंगे इंडिया जो है रिप्रोड्यूसेबल एज में, जो इंडिया का पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है रिप्रोडक्शन के एज में है, ऑलमोस्ट ऑल रिप्रोड्यूसिंग एज में है। तो जितने ज्यादा रिप्रोड्यूसिंग एज में रहेंगे उतना ज्यादा पॉपुलेशन होगा। और एक रीजन भी है यहां पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का, फोर्थ रीजन, मैरिज इन यंग एज। मैरिज इन यंग एज, यंग एज में मैरिज हो जाना, यह भी एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीजन है। जो वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, रिगार्डिंग पॉपुलेशन लोगों में अवेयरनेस किया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एवरी ईयर जुलाई 11 को मनाया जाता है। देखिए जुलाई 11। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो मैं बताया ना किसको अफेक्ट होने वाला है, ह्यूमन को ही अफेक्ट होने वाला है। पॉपुलेशन बढ़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है, हर चीज में कंपटीशन बढ़ेगा। इवन मेडिकल सीट लेने के लिए भी कंपटीशन बढ़ेगा ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स दी गए हैं आपके एनसीईआरटी में। वर्ल्ड पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, यहां पे ईयर लिख देंगे हम। 1900 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था? 2000 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था? 2011 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था? बोलिए। 1900 में जो है वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना था? 2 बिलियन। 2 बिलियन थे लोग यहां पर। एंड बाय द टाइम ऑफ 2000 वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो गया 6 बिलियन। एंड बाय द टाइम ऑफ 2011 वर्ल्ड पॉपुलेशन हो गया 7.2 बिलियन। तो ये थी वर्ल्ड की हालत। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडियन पॉपुलेशन, अब इंडिया जो है ज्योग्राफिकली अगर मैं बात करूं तो इंडिया जो है 2.4% है वर्ल्ड मैप में। अगर इंडिया देखूं मैं कितने परसेंटेज है बोल तो 2.4% है। एरिया वाइज छोटा है, लेकिन देखो कंट्रीब्यूशन कितना है इंडिया से। 350 मिलियन लोग थे इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, देखिए मैं ये इंडिपेंडेंस के लिए लिख रहा हूं, नॉट फॉर 1900। ठीक है, एक बॉक्स की तरह लिख लो, ये याद रखना जरा मुश्किल हो जाएगा अलग अलग लिखेंगे तो। ओके, तो इंडिया का पॉपुलेशन 350 मिलियन था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम में इतना था 350 मिलियन। और बाय द टाइम ऑफ 2000 जो है इंडिया का पॉपुलेशन हो गया 1 बिलियन। जस्ट इमेजिन, पूरे वर्ल्ड में 6 बिलियन और इंडिया के 1 बिलियन। 6 बिलियन में से 1 बिलियन इंडिया के थे 2000 में। और ये 2011 तक जो ये इंक्रीज हो गया था 1.2 बिलियन तक। So in 2000, among every 6 persons, among every 6 person in the world, one was Indian. कहीं पर भी अगर 6 लोग हैं तो उसमें से एक इंडियन मिलता इन 2000। तो ये जो है पॉपुलेशन इतना ज्यादा होने की वजह से सारे प्रॉब्लम अराइज हो जाते हैं। बिकॉज रिसोर्सेस तो उतने ही है ना, एग्रीकल्चरल लैंड उतनी ही है, ओशंस हमारे पास उतने ही है, फूड प्रोडक्शन उतना ही है, वो ग्रोथ नहीं हो रहा। ग्रोथ क्या में हो रहा? सिर्फ पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है। तो ये सिचुएशन बहुत ही खराब होने वाली है आगे, अकॉर्डिंग टू साइंस। अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो प्रॉब्लम होने वाला है आगे। तो यहां पे एक डाटा के हिसाब से बताया गया है, ग्रोथ रेट बताया गया है। ग्रोथ रेट, ये सारे चीजें जो मैं बताया हूं अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से बताऊं। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी तो 2011 का डाटा नहीं रहता उसमें। ये न्यू एनसीईआरटी में आया हुआ, ये डाटा याद रखना है। ग्रोथ रेट कितना है देखिए, <2% बताया जा रहा है। <2% ग्रोथ रेट। वो कैसा <2%? दैट इज 20 न्यू बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर। अगर हम इंडिया का जो है ग्रोथ रेट निकालेंगे, कितना बताया जा रहा है ग्रोथ रेट इंडिया का? <2% ग्रोथ रेट। इतना जो कंट्रीब्यूशन था, अभी देख के आ रहे हैं हम, वर्ल्ड में 6 बिलियन है तो इंडिया में 1 बिलियन है। तो वो 1 बिलियन कैसे पॉसिबल हुआ मत पता है?
लेस देन 2% ग्रोथ रेट। अगर ग्रोथ रेट 10% हो गया, 20% हो गया, तब क्या करेंगे? ये ग्रोथ रेट जस्ट लेस देन 2% है बताया जा रहा है, दैट इज 20 न्यू बर्थ, 20 न्यू बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल। मान लीजिए एक गांव में जो है 10,000 लोग रहते हैं, उसमें से 1000 की मैरिज हो जाती है, समझे? 1000 लोग अगर मैरिज कर रहे हैं तो 1 ईयर के बाद वहां पे 20 न्यू बर्थ होने वाले हैं। 1000 पर 1000 20 बर्थ बोल तो बहुत कम है ये, फिर भी ये बहुत ज्यादा होने वाला है 33 ईयर्स के बाद, क्योंकि एक साल नहीं देखना है ना, डबल होते जाएगा ना ये। पर 1000, सिर्फ 1000 का ले रहा हूं मैं, पर 1020 बर्थ हो रहे हैं हर साल। एक गांव में 1000 लोग रहते हैं तो उसमें 20 बर्थ होंगे नेक्स्ट ईयर, एक साल के बाद। फिर एक साल के बाद और 20 बर्थ होंगे, फिर एक साल के बाद और 20 बर्थ होंगे। दिखने में कम दिख रहा है ये, स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू बहुत कम दिखता है, लेकिन ये 20 जो चिल्ड्रन है वो भी ग्रो हो रहे हैं, वो भी रिप्रोड्यूसिंग एज में जाने वाले हैं कुछ दिन में, फिर वो भी रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर पॉपुलेशन और बढ़ने वाला है। इनिशियल वैल्यू बहुत कम दिखती है, ठीक है। सो एनी हाउ ये जो है कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का ओवरव्यू। सो कल से जो है मेन टॉपिक्स रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, दैट इज कॉन्ट्रासेप्शन, बर्थ कंट्रोल मेथड्स। बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या है इंडिया में वो देखना है, ठीक है। तो और एक बात, सिलेबस जो है ये वीक में ग्रैंड टेस्ट है, आपको ये भी मालूम है, और ये ग्रैंड टेस्ट के लिए सिलेबस क्या है आपको मालूम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, कंप्लीट चैप्टर, फुल चैप्टर। हाँ डेफिनेटली 90% क्वेश्चन आई विल गिव फ्रॉम लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज आल्सो कंप्लीट फुल, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैं जितना पढ़ाऊंगा अभी अप टू एमटीपी है, फुल चैप्टर नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज आल्सो नॉट फुल चैप्टर, अप टू पिडिग्रीज है। पिडिग्री का भी पूरा पिडिग्रीज नहीं, स्टार्टिंग सिंबल्स ओनली, ठीक है। इतना कवर करेंगे हम ये वीक में। थैंक यू।